कीवा टॉप ग्रुप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं और आज इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। इस प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली हमारे किसानों के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए काम आने वाला प्रोडक्ट है और बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे और बहुत सारे फोन कॉल और बहुत सारे लोगों के मैसेज हमें जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तब से हमें मिल रहे थे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, लेकिन जिस देश के अंदर हम रहते हैं, इंडिया की जो पोजीशन है वो एग्रीकल्चर में हम कहां स्टैंड करते हैं, सबसे पहले इस चीज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर हम लोग बात करें अरेबल लैंड की, अरेबल लैंड का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं कृषि योग्य भूमि। अगर जहां पे खेती की जा सकती है ऐसी जमीन की अगर हम बात करें तो हमारा स्थान जो है वो दुनिया में दूसरे नंबर पे है। हमारे पास दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अरेबल लैंड है, यानी कृषि योग्य भूमि है। अगर हम बात करें इरिगेटेड लैंड की, अगर जिसपे हम पानी की उपलब्धता है, जिसपे हम सिंचाई कर सकते हैं, ऐसी जमीन की अगर हम बात करें तो हमारा स्थान विश्व में पहले नंबर पे। हमारे पास विश्व में पहले नंबर पे सबसे ज्यादा पानी है, विश्व में दूसरे नंबर पे हमारे पास सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि है। अगर मैं बात करूं क्रॉप सीजन्स की तो हमारे यहाँ देश में खरीफ, रबी और जायद 3 अलग अलग तरीके के क्रॉप सीजन्स होते हैं। अगर बात करूं मिट्टी की तो लगभग 10 तरीके से ज्यादा की मिट्टी हमारे देश में पूरी अलग अलग जगहों पर पाई जाती है। अलग अलग तरीके का मौसम, जलवायु हमारे देश में रहता है, यानी कि अगर हम बात करें हर चीज हमारे लिए, हर चीज हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छी है। अलग अलग तरीके की मौसम, जलवायु, विश्व में पहले नंबर पे सबसे ज्यादा पानी, विश्व में दूसरे नंबर पे हमारे पास सबसे अच्छी कृषि योग्य भूमि और उसके अलावा 3 डिफरेंट अलग अलग तरीके के हमारे क्रॉप सीजन। जैसे अभी की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर टू फरवरी तक का जो सीजन है वो रबी क्रॉप का सीजन है, जिसमें हम वीट है, गेहूं है, बाजरा है और तमाम तरीके के सरसों हैं, तमाम तरीके की क्रॉप्स को हम उगाते हैं। आगे अगर हम बढ़े डियर फ्रेंड्स तो हमारे पास सारी चीजें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर हम हमारे किसानों की बात करें तो किसानों ने भी बदलते हुए वक्त के साथ एग्रीकल्चर में नई नई जो तकनीक आई है, नई नई टेक्नोलॉजी है, उनको बदलते हुए वक्त के साथ, समय के साथ अडॉप्ट किया है। अगर मैं बात करूं खेत को जोतने की तो पहले आप इस पीपीटी के माध्यम से जो देख पा रहे हैं कि पहले हमारे देश के जो किसान थे वो बैल के द्वारा खेती किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती रही और बहुत सारे लोग जो हैं आज मोस्टली किसान जो है वो ट्रैक्टर के द्वारा अपनी खेती को करते हैं। अगर सोइंग प्रोसेस को हम देखें, जो सोइंग का प्रोसेस है, बीज को बोने का जो प्रोसेस है, जहां पे पहले हाथ से बीज बोया जाता था, ऐसे ही बदलते हुए वक्त के साथ हमारे किसानों ने अब बड़ी बड़ी मशीनरीज, फनल्स आ गए जिनके थ्रू आज हम लोग बीज को बोते हैं, जिससे क्या होता है बीज के बीच में बराबर दूरी रहती है, हमारी क्रॉप जो है वो अच्छी दिखती है और बीज भी जो है, जो सीड रेट है, जो बीज की दर है वो भी हमें कम लगती है। उसके अलावा अगर हम आगे की तरफ बढ़े और बात करें इरिगेशन सिस्टम की, अगर हम पानी देने की खेत में बात करें तो जहां पहले खेत में डायरेक्ट पानी दिया जाता था ट्यूबवेल से, आज पानी को बचाने के लिए स्प्रिंकलर के माध्यम से और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम को हमारे किसानों ने अडॉप्ट किया है, उसको अपनाया है। यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे किसान किस तरीके से बदलते हुए वक्त के साथ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। आगे अगर हम बढ़े तो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की हम बात करें, जहां पहले हाथ से खेत में फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, दवाइयों का छिड़काव किया जाता था, आज बहुत सारी मशीनरीज आ गई हैं, बहुत सारे फनल्स ऐसे आ गए हैं जिसका इस्तेमाल हम खेत में फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स के लिए कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हार्वेस्टिंग, यानी फसल को काटना। फसल को काटने की अगर मैं बात करूं, जहां पहले खेत में हाथों से फसल को काटा जाता था, आज बड़े बड़े खेतों के अंदर कल्टीवेटर और तमाम तरीके की थ्रेशर मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं और ज्यादा फसल को काट सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हम समझ सकें कि हमारे पास सिर्फ जमीन अच्छी नहीं है, हमारे पास सिर्फ मिट्टी अच्छी नहीं है, हमारे पास सिर्फ मौसम अच्छा नहीं है, हमारे पास 9800 साल पहले का कृषि का अनुभव है। आज भी हमारे देश की 20% जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, 60% पॉपुलेशन हमारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, यानी हमारे साथ सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुशी, जो हैप्पीनेस है वो हमारे किसान के जो चेहरे से है वो मिसिंग है। किसान जो है वो खुश नहीं है। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी किसान क्या नहीं है, खुश नहीं है। सब कुछ अच्छा है हमारे साथ, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, समय के साथ बदल भी रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, मौसम जलवायु सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी किसान के चेहरे से हैप्पीनेस मिसिंग है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। अगर मैं बात करूं किसान के दुख की, अगर मैं बात करूं किसान की निराशा की, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन है वो है लो प्रोडक्टिविटी। किसान अपने खेत में बहुत सारा खर्च करता है, बहुत सारा खेती के लिए पैसा लगाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं उत्पादन की, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो उसकी बहुत कम है। शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड लैंड, दिन पे दिन जैसे जैसे जमीन कम होती जा रही है तो जमीन भी छोटी होती जा रही है, और हर छोटी जमीन पे पानी की उपलब्धता जो है वो किसान नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा दिन पे दिन केमिकल्स पे हमारी किसानों की डिपेंडेंसी जो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सॉइल क्वालिटी जो है वो खराब होती जा रही है, मिट्टी जो है उसकी गुणवत्ता जो है वो दिन पे दिन गिरती चली जा रही है। और अचानक से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, अचानक से मौसम जलवायु में बदलाव आ रहे हैं, जिसकी वजह से भी बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। और ये सारे रीजन जब किसान के सामने आते हैं और उसके बाद जो प्राइस है वो किसानों को उनकी फसल का उचित दाम, उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, और ये 5 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से किसान को आज किसान के चेहरे से जो है वो हैप्पीनेस क्या है, मिसिंग है। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी 5 रीजन मैंने आपको बताए कि इन 5 वजहों से सबसे पहले तो उत्पादन में कमी, उसके अलावा शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड लैंड, उसके अलावा मिट्टी की गुणवत्ता में दिन पे दिन कमी आना, अचानक से मौसम में बदलाव आना, और किसान को उसकी फसल का उचित दाम ना मिल पाना। कितने लोगों को लगता है कि यही सारे कारण हैं जिसकी वजह से किसान जो है उतना खुश नहीं है, उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पा रहा है जितना उनको होना चाहिए। कितने लोगों को लगता है, मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बताइए, ताकि मुझे लगे कि आज की इस ट्रेनिंग को आप बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में यस लिख करके बताएं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारी समस्याएं किसानों के सामने हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कीवा एज ए सोल्यूशन किसानों के लिए क्या मदद कर सकती है। डियर फ्रेंड्स, कीवा एज ए सोल्यूशन हमारे देश के किसानों के लिए, हमारे देश के अन्नदाताओं की इनकम को बढ़ाने के लिए किस तरीके से मदद कर सकती है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला, कीवा के साथ हमारे किसानों को क्यों जोड़ना चाहिए, वो ये है कि कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट रेंज हमारे पास मौजूद है। अगर हम बात करें मार्केट की अदर सेल्स कंपनीज के बारे में, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर कंपनीज के बारे में, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट रेंज मौजूद है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी की सारी प्रोडक्ट रेंज जो है वो इफेक्टिव इन ऑल क्रॉप्स, सभी क्रॉप्स के लिए इफेक्टिव है, चाहे वो आपका रबी क्रॉप की फसलें हो, चाहे खरीफ की हो, चाहे वो जायद की हो, या डिफरेंट कोई भी फैमिलीज की आपकी फसलें हो, कोई भी तरीके की, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो फ्लोरिकल्चर हो, किसी तरीके की, हर तरीके की क्रॉप्स के लिए ये इफेक्टिव है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंप्लीटली सेफ फॉर एनवायरनमेंट, आपके वातावरण के लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सेफ है, आपकी हेल्थ के लिए, आपके शरीर, इससे आपको कोई भी शारीरिक नुकसान भी नहीं उठाना पड़ता है। और इसके साथ साथ है कमिंग अलोंग विद स्कीम, कीवा इंडस्ट्रीज की जो खास बात है, हमेशा हमारे प्रोडक्ट जो है वो किसी ना किसी स्कीम के माध्यम से मिलते हैं। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री लाइफ टाइम आपको हमारे प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इजी टू यूज है, इनको यूज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है, वरना अदर जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड होते हैं, जब इनकी एप्लीकेशन हम अपने खेतों में करने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें, अपने मुंह को ढकना पड़ता है, हाथों में ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। लेकिन कीवा के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ आपको ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, यानी इजी टू यूज है, इन पे आपका शरीर, आपके वातावरण पे इनका किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इनहेंस करते हैं हमारी जो सोल की क्वालिटी है और हमारी जो क्रॉप की क्वालिटी है, हमारी फसल की क्वालिटी को और हमारी मिट्टी की क्वालिटी को ये क्या करते हैं, इनहेंस करने का काम करते हैं, उसको बेहतर बनाने का काम करते हैं। मिट्टी की प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने का, उसकी जो उत्पादन क्षमता है, फसल को उगाने की जो क्षमता है, उसको और ज्यादा बेहतर बनाने का काम करते हैं। और सबसे खास चीज, रिड्यूसिंग द केमिकल डिपेंडेंसी, जो किसानों की केमिकल पे डिपेंडेंसी है, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, इन तमाम चीजों पे जो डिपेंडेंसी है उसको कीवा जो है बहुत हद तक कम करने में मदद करता है। और यही 6 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से हमारे देश के किसानों को या आप लोगों को कीवा को एज ए सोल्यूशन लेना चाहिए। और अगर आप कीवा के साथ एसोसिएट होते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूं कि जो किसान की निराशा के जो
मुख्य कारण है वो आपको कीवा जो है किसान की निराशा को आशा में बदलने का पूरी कोशिश करेगा और पूरा प्रयास है। इसीलिए इतने सारे प्रोडक्ट जो हैं वो हम लोगों के बीच कीवा इंडस्ट्रीज लेकर के आई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स और बात करते हैं सबसे खास प्रोडक्ट के बारे में जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख पा रहा है, जिसका नाम है एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर। एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर एक खाद है जो कि आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। डियर फ्रेंड्स, ये क्या है इसके बारे में बताने से पहले कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस ऑर्गेनिक एग्रो मैन्योर की हमारे प्लांट्स को या हमारी फसलों को इसकी जरूरत क्यों है। जैसे कि हम लोगों की जो ह्यूमन बॉडी है, अगर हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर को जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। जैसे हमें हवा चाहिए, हमें पानी चाहिए, इसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीजें हमारे शरीर को एक्टिव रखने के लिए, हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूट्रिशन, जिनको हम बोलते हैं पोषक तत्व। अगर हम पोषक तत्वों की बात करें डियर फ्रेंड्स तो अलग अलग तरीके के पोषक तत्वों की हमारे शरीर को जरूरत होती है। जैसे कि हमें विटामिन भी चाहिए, हमें मिनरल्स भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, हमें फैट भी चाहिए। अलग अलग तरीके के हमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरीके से हमारे शरीर को, मानव शरीर को तमाम तरीके के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से पौधों को भी बेहतर रहने के लिए, पौधे को भी स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, जिनका ज्ञान जाने अनजाने में शायद हमारे किसान भाइयों को भी नहीं होता और शायद हमें भी नहीं होता है। आज मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि प्लांट्स को किन किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे हैं, सबसे पहली चीज लिखी है मैक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स का मतलब होता है जिसकी हमारे किसानों को या जिसकी पौधे को सबसे ज्यादा मात्रा में जरूरत है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं बहु पोषक तत्व। जिनकी बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत है उनको हम बोलते हैं बहु पोषक तत्व। सबसे पहली चीज है बहु पोषक तत्वों में एन, पी और के, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। एन, पी, के ये तीन चीजें ऐसी हैं, ये तीन पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी हमारे पौधे को सबसे ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। सेकेंडरी एलिमेंट्स का मतलब होता है द्वितीयक पोषक तत्व, जिनकी दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उनका नाम है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। इसी तरीके से माइक्रो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, जिनको हम बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जो जैसे मोबाइल में सिम होती है, बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, उसी तरीके से माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं कि चाहिए तो बहुत कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में, लेकिन जरूरी बहुत ज्यादा होते हैं। उसमें आता है आयरन है, बोरोन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है एंड मेलाबोडेनियम है। डियर फ्रेंड्स, ये तीन अलग अलग समूह के पोषक तत्व पौधे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज मानव शरीर के अंदर अगर कोई भी बीमारी होती है तो उसके लिए पोषक तत्व बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। इसी तरीके से आपके पौधे और आपकी फसलों के लिए, आपके फसल के उत्पादन के लिए, आपकी मिट्टी की क्वालिटी के लिए, आपकी फसल की क्वालिटी के लिए, आपके फसल में लगने वाले अलग अलग रोग और बीमारियों के लिए भी पोषक तत्व ही जिम्मेदार होते हैं। लेकिन क्या किसानों को उसके बारे में जानकारी होती है? तो जवाब आएगा नहीं। किसानों को इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है और किसान जो है अपने खेत में सर्वाधिक इस्तेमाल जो करता है वो यूरिया और डीएपी का करता है, जिसके बारे में हमेशा हम लोग बताते हैं कि ये हमारे खेत के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यूरिया और डीएपी से हमारे किसानों को मिलता क्या है? सबसे पहले मैं बात करूं, यूरिया के अंदर होता है 46% नाइट्रोजन। यानी कि अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन जो है वो मैक्रो एलिमेंट्स के अंदर आता है। आप देख रहे हैं पहला जो है मैक्रो एलिमेंट्स के अंदर नाइट्रोजन आता है और यूरिया से सिर्फ और सिर्फ जो है वो 46% नाइट्रोजन मिलता है। उसके अलावा बात करते हैं डीएपी, जिसको बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसके हिस्से हमें फास्फोरस भी मिलता है, नाइट्रोजन भी मिलता है और पोटास भी मिल जाता है। अगर हम बात करें डीएपी से, तो डीएपी जो है यानी कि यूरिया और डीएपी डालने से किसान जो है अपने पौधे की, अपनी फसल की जो है वो सिर्फ प्राथमिक जरूरतों को ही पूरा कर पाते हैं। किसान खेत में यूरिया डालता है, डीएपी डालता है, तो उससे सिर्फ जो है फसल की प्राथमिक जरूरतें ही पूरी होती हैं, जबकि द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरतों को किसान कभी भी पूरा नहीं करता। और आप लोगों ने देखा होगा, क्या आपने किसी किसान को 2-5% अगर किसान इस्तेमाल करते भी होंगे तो करते होंगे, लेकिन बाकी 95% आपने देखा होगा कि किसान जो अपने खेत में कॉपर, जिंक, बोरॉन,
मैग्नीशियम के लिए, सल्फर के लिए, इन तरीके की तमाम तरीके की चीजों का इस्तेमाल अपने खेतों में ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बारे में इसके बारे में उनको ज्ञान भी नहीं होता है और बहुत सारे किसान जो हैं वो करना भी नहीं चाहते। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज इस प्रोडक्ट की हमें जरूरत क्यों है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक चार्ट है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये एक प्लांट की पत्तियां ली गई और पत्तियों के अलग अलग कलर यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि अगर आपकी फसल के अंदर कैल्शियम अगर कम हो जाएगा तो आपकी पत्तियां जो है वो किस तरीके की हो जाएंगी। अगर आपकी फसल के अंदर आयरन कम हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि आपकी फसल जो है, आपकी जो फसल की पत्तियां हैं, आपकी जो फसल है उस पे किस तरीके के प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपकी फसल में अगर कॉपर की कमी हो जाएगी तो आप देख सकते हैं आपकी फसल में किस तरीके की समस्या देखने को मिलेगी। अगर आपकी फसल में पोटेशियम कम हो जाता है तो आप देख सकते हैं आपकी फसल की जो पत्तियां हैं वो आगे से जो है वो ब्राउन हो जाएंगी और पत्तियों के जो सिरे हैं वो सिकुड़ जाएंगे। इसी तरीके से अलग अलग तरीके के जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं उनका पौधे के ऊपर अलग अलग तरीके का प्रभाव पड़ता है, यानी एक एक माइक्रो एलिमेंट्स पौधे की तमाम तरीके के रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कि समझने की बात यह है कि अगर हमारे पौधों को या हमारी फसल को या हमारी मिट्टी को सही मात्रा में पोषक तत्व अगर मिलने लग जाए तो हमारी फसल में बहुत सारी हद तक बहुत सारे रोगों और बीमारियों से हमारी फसल को हम बचा सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक एग्रो मैन्योर की। ऑर्गेनिक एग्रो मैन्योर जो है वो एक गुलाबी कलर का दिखने वाला एक ऑर्गेनिक साल्ट है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम अपने खेतों में कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये ऑर्गेनिक तरीके से हमारे खेत में हमारी फसल को नाइट्रोजन देने का काम करता है। देखिए, नाइट्रोजन हमें एक तो हमें यूरिया से भी मिलता है, लेकिन इसके ऑर्गेनिक सोर्सेज भी होते हैं। तो ऑर्गेनिक सोर्सेज से आपको ये इसके अंदर नाइट्रोजन डाला गया, जिससे आपके फसल पे, आपके वातावरण पे और आपके शरीर पे इसका बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन जो है अच्छी मात्रा में मौजूद है, जिसको कि क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस का पावर हाउस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण का पावर हाउस कहा जाता है। और अगर पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण, जो पौधे की भोजन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, अगर प्रकाश संश्लेषण पौधे में अच्छी तरीके से होगा तो पौधे के अंदर पोषक तत्व जो है वो सही मात्रा में बनेंगे, और जब पोषक तत्व सही मात्रा में पौधा लेगा तो पौधे का वृद्धि एवं विकास भी बेहतर तरीके से होगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन के अलावा इसके अंदर और क्या क्या मौजूद है। डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर मौजूद है मैग्नीशियम सल्फेट, इसके अंदर मौजूद है नाइट्रोजन, इसके अंदर मौजूद है फास्फोरस और इसके अंदर मौजूद है पोटेशियम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो हैं वो पौधे के प्राथमिक पोषक तत्व हैं, यानी कि हमारा जो ऑर्गेनिक एग्रो मैन्योर है ये पौधे के प्राथमिक पोषक तत्वों को ऑर्गेनिक सोर्सेज से उनकी पूर्ति कराने में आपको सबसे ज्यादा मदद करता है। अब आप सोचेंगे कि सर, ऑर्गेनिक एग्रो मैन्योर से हमें प्राथमिक पोषक तत्व तो मिल चुके हैं, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक पोषक तत्व हमें कैसे मिलेंगे? तो आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि ऑलरेडी कीवा के पास पहले से एक प्रोडक्ट मौजूद है जिसका नाम है ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आप ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनकी जो जरूरत है, उनकी आवश्यकता को आप पूरा कर सकते हो। लेकिन ये जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, बहुत सारे लोगों को ये पूछना था, बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि सर, हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए तो हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन क्या हमारे पास प्राथमिक पोषक तत्वों के लिए कोई प्रोडक्ट है? तो प्राथमिक पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का ये ऑर्गेनिक एग्रो मैन्योर आप लोगों के बीच लॉन्च किया है। मैं चाहूंगा इसके लिए एक बार हमारी कंपनी के विजनरी सीईओ और रिस्पेक्टेड डॉक्टर करण गोयल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कितने बेहतरीन प्रोडक्ट आप लोगों के बीच लॉन्च किए हैं। हमारे देश के किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, किस तरीके से हम जैविक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, किस तरीके से यूरिया, डीएपी के पे अपनी डिपेंडेंसी को हम कम कर सकते हैं, उसके लिए ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए वरदान की तरह साबित हो चुका है। दोस्तों, आइए जानते हैं किस तरीके से मदद करेगा। तो सबसे पहले एनपीके का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, एनपीके का रोल क्या होता है। देखिए, नाइट्रोजन का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण में।
और प्रकाश संश्लेषण की वजह से पौधे का वृद्धि विकास होता है और पौधे के अंदर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पौधे के अंदर नई नई पत्तियां निकलती, यानी पौधे का जो पत्तियों का विकास, फैलाव का जो विकास होता है, उसके लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम जो होते हैं पौधे की जड़ों के विकास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोटेशियम। और उसके बाद करते हैं पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। पोटास की अगर हम बात करें, फास्फोरस की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग बूस्ट के लिए, और पोटास की अगर हम बात करें तो पौधे के एक स्वस्थ वृद्धि एवं विकास में ये क्या करता है, मदद करता है, जिसमें फल बनने की, फूल से फल बनने की प्रक्रिया में भी इसका एक बहुत ही खास रोल होता है। बात करते हैं ऑर्गेनिक एग्रो मैन्योर के अंदर कितनी कितनी मात्रा में अलग अलग पोषक तत्व मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं नाइट्रोजन, पोटाश और कैल्शियम की। तो 40 से 45% इसके अंदर नाइट्रोजन और पोटेशियम मौजूद है, 8% इसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद है और 49.5% इसके अंदर और तमाम अलग अलग तरीके के पोषक तत्व भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो है वो एनपीके इसके अंदर मौजूद है। तो इसके लिए मुख्य रूप से हम उसका जो मुख्य पोषक तत्व है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश इसके अंदर मौजूद है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट की, तो इस प्रोडक्ट को हम चाहे हमारी फल वाली फसलें हो, चाहे वो फूल वाली फसलें हो, चाहे हमारी अनाज वाली फसलें हो, चाहे हमारी कैश क्रॉप्स हो, जिसमें हमारा आलू हो गया, धान हो गया, गन्ना हो गया, तमाम जितनी भी क्रॉप्स हैं, सभी तरीके की क्रॉप्स में हम इसका इस्तेमाल फॉलियर स्प्रे के लिए, यानी कि ऊपर ऊपर छिड़काव करने के लिए भी कर सकते हैं, और मिट्टी में भी हम इसका ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबसे पहले समझ जाइए, इसका इस्तेमाल आप फॉलियर स्प्रे के लिए भी कर सकते हैं, यानी पत्तियों के ऊपर इसका छिड़काव भी किया जा सकता है, और इसको जो है मिट्टी में भी डाला जा सकता है, जिससे हमारी मिट्टी का जो पीएच लेवल है, जो क्या हो सकता है, अल्कलाइन हो सकता है, जो एसिडिक हो जाता है, हमारी मिट्टी के ऊपर एक सफेद परत जम जाती है। कई बार आपने खेतों को खाली देखा होगा जिसपे एक अलग सफेद परत जम जाती है, यानी कि हमारी मिट्टी क्या हो जाती है, एसिडिक नेचर की हो जाती है, और इसीलिए ये मिट्टी के जो पीएच है उसको सामान्य रखने में मदद करता है, और हमारी फसल की जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसको भी सुधारने का काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें फूलर फर्टिलाइजेशन की, तो इसको हमें अपनी पत्तियों के ऊपर हम इसका छिड़काव कर सकते हैं, और कैसे कैसे इसको हमें डालना है वो मैं आपको बता सकता हूं। इसको जो है आप पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड किसी के साथ भी आप इसको मिला सकते हैं। आगे हम लोग बात करें किस तरीके से इसको डालना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं खाद के तौर पे, अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एक तरीके से यूरिया के साथ भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग अगर चाहते हैं कि यूरिया के साथ इस्तेमाल करना है, तो 50 किलो जहां पे आप यूरिया डालते हैं वहां पे आप यूरिया कम कर सकते हैं, और उसके एवज में आप जो है एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि धीरे धीरे आप 1 से 2 साल के अंदर अपनी खेती को जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में ला सके। ऑर्गेनिक फार्मिंग, आप जैविक खेती को बढ़ावा दे सके। 1 किलोग्राम डालना है 1 एकड़ के अंदर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1 एकड़ के अंदर डालना है हमें 1 किलोग्राम, और फॉलियर स्प्रे अगर आप करना चाहते हैं तो 500 ग्राम खाद को पानी के अंदर मिला लेना है, और इसका स्प्रे फिर हमें मिट्टी के ऊपर कर देना है। यानी कि ये फसल, ये जो है ये पानी के अंदर घुलनशील है, ये पानी के अंदर घुल जाती है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम छिड़काव के लिए भी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम पानी के साथ मिलाकर भी इसका हम स्प्रे भी कर सकते हैं। इसीलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसका आप छिड़काव भी कर सकते हो, इसको आप पानी में मिला के इसका स्प्रे भी कर सकते हो, और स्प्रे के लिए आप इसको मिट्टी पे भी स्प्रे कर सकते हो, और आप इसका स्प्रे पत्तियों के ऊपर भी कर सकते हो, अगर आप किसी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड के साथ अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। आगे हम लोग बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, और जानते हैं यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है कि आपको फलों में इसको कितना डालना है प्रति किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से, चाय में, चावल में, अनानास में, कपास में, अलग अलग तरीके की। और बाकी आपको मैंने एक सबसे खास चीज आपको बताई दी है कि किस तरीके से हमें इसको इस्तेमाल करना है। पत्तियों पे अगर आप इसका स्प्रे करना चाहते हो तो 500 ग्राम आपको पर एकड़ इसको यूज करना है। 500 ग्राम कितना करना है पर एकड़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए, 500 ग्राम पर एकड़। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर अब बीघा में कितना इस्तेमाल करना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर बीघा, एकड़। मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट के 1.6 बीघा इज इक्वल टू 1 एकड़, 1.6 बीघा इज इक्वल टू 1 एकड़। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इसको 1 बीघा में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 300 से 350 ग्राम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 1 बीघा खेत के अंदर। और इसी तरीके से अगर आप इसका इस्तेमाल
खाद के तौर पे करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल 1 केजी की जगह 1 बीघा में 700 ग्राम तक कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए 700 ग्राम 1 बीघा में, 1 एकड़ में 1 केजी, और उसी तरीके से स्प्रे के लिए 1 एकड़ में 500 ग्राम और 1 बीघा में 300 ग्राम आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।